हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो आज हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो कि हम लोग उसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पूछ रहा है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आशा, कष्ट, क्षमा, सेना, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आपको बताना है तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यह ऑप्शन नंबर 20, ये जो कष्ट है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। और आशा, क्षमा, सेना, ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। सेना जाती है, आशा करती है, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 में सही है हमारा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? सदैव बहुवचन होता है, आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। तो आपको बताना है कौन होता है। लड़का होता है, प्राण होता है, घोड़ी होती है, चिड़िया होती है। तो कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन होता है, आपको बता दें। तो कौन सा शब्द बहुवचन होता है, तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। यह ऑप्शन नंबर 20 में सही है। प्राण जो होता है यह हमेशा बहुवचन होता है। ठीक, यह प्राण हमेशा बहुवचन है, इसका एक वचन नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, भारतीय, भारतीयों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन है। तो इसमें आपको बताना है, इसमें देखिए ये ऑप्शन नंबर थोड़ा सा मैच कर रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें इसको इसको थोड़ा चेंज करिए। मान लीजिए 3 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा शब्द होगा? तो इसमें से यह ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, भारतीयों होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो आपको बताना है तो किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, आपको बताना है। तो यह किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो यह सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है और मगधी दोनों से मानी जाती है। लेकिन ऑप्शन में अगर सौर सैनी नहीं हो तो मगधी, अगर हो तो मगधी उत्तर हम मारेंगे, मगधी उत्तर ठीक लगाएंगे। और मगधी नहीं हो तो सौर सैनी। ठीक, सौर सैनी, सौर सैनी आंसर लगाएंगे। अगर दोनों हो तो हम दोनों को आंसर लगाएंगे। अगर दोनों हो तो उसमें तब हम सौर सैनी को मारेंगे, पहला ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, सौर सैनी को हम लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द है, आपको बताना है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द बताना है, क्या होगा? भवानी होगा, भगवान होगा, भगवती होगा, तो भव होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर? तो यह भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द भाव होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है, आपको बताना है। स्थान की, स्वाद की, गंध की, दशा की, तो यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे स्थान और स्वाद की दोनों की विशेषता बताई जा रही है। स्थान इलाहाबाद और स्वाद मीठा। ठीक, मीठा तो दोनों की यहाँ विशेषता बताई जा रही है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक, ए और बी दोनों सही होगा। तो इसमें अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप किसको मारेंगे? तो पहले स्वाद को मारिएगा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलते हैं। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? सौमित्र किसका
समानार्थी है, तो सौमित्र किसका समानार्थी शब्द है आपको बताना है। लक्ष्मण का, अर्जुन का, राम का, भीम का, तो किसका सौमित्र समानार्थी शब्द है, तो यह बताना आपको बताना है। सुमित्रा के पुत्र, सुमित्रा के पुत्र कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण। आप तो इस ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राइटिंग पे न जाइएगा, अब राइटिंग थोड़ी सी लिखने में दिक्कत होती है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये काल का भेद बताइए। इस काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा काल है, तो बताना आपको इसमें कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल, तो इसमें कौन सा काल होगा आपको बताना है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी तो इसमें कौन सा काल होगा, तो यह कौन सा काल होगा, तो यह सामान्य वर्तमान काल होगा। सामान्य वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन है? उपसर्ग और मूल शब्द दोनों पूछ रहा है, तो कौन सा है संयोग में, तो आपको बताना स धन योग होगा, सह धन योग होगा, सन धन योग होगा, सम धन योग होगा, कौन सा होगा, तो आपको बताना है। तो आपको बता दें सम उपसर्ग होता है और प्लस योग यह मूल शब्द है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नहीं सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो आपको बताना है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वह कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिस वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जिस वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास होता है। और उपमा, जहाँ उपमेय में उपमान की विशेषता बताई जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की विशेषता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होगा। और क्या पूछ रहा है, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ की, तो यहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, किस अलंकार का उदाहरण है आपको बताना है। तो यह किस अलंकार का उदाहरण है, तो यह उपमा, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो आपको बता दें यह यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक, यह यमक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। सदा बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन, तो कौन सा ऑप्शन होगा सही इसमें, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, गौ। गौ शब्द क्या होता है, ये हमेशा एक वचन होता है। गौ शब्द हमेशा एक वचन होता है। ऑप्शन नंबर इसमें सही है, हमेशा एक नहीं सॉरी एक गौ एक वचन होता है। ठीक, यह एक वचन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारा समाज उन्नति के पथ में है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है। आपको इस वाक्य में अशुद्धि बताना है। ठीक, तो इसमें क्या अशुद्धि है, संज्ञा की, पुल्लिंग की, कारक की, वचन की, तो आपको बताना है कौन सा, तो इसमें कौन सा अशुद्धि है। तो यह इसमें क्या है, इसमें कारक की अशुद्धि है। यहाँ पे क्या होगा, में की जगह पर होगा। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। ठीक, तो यह हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, तो यहाँ कारक होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है, आपको बताना है। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है सफलता प्राप्त करना, जीत जाना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना, आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ, तो यह ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, प्रभाव स्थापित करना, प्रभाव स्थापित करना। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अभिराम। तो कौन सा शब्द होगा? अभिराम, अभिरम, अभिराम। तो इसमें देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम बना लेते हैं एक और ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई। इसमें ए और डी दोनों सही कर लेते हैं, ए और डी दोनों सही। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें ए और डी दोनों सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ई सही होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्य, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है आपको बताना है। जिज्ञासु, कर्मठ, उत्सुक, मुमुक्षु। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है आपको बताना है। तो यह क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कवि का सही बहुवचन बताइए, कवि का सही बहुवचन बताइए। आपको बहुवचन बताना है कवि का, क्या होगा? कवि, कवि वृंद, कविगण, कविजन, कविवर्ग। तो कौन सा शुद्ध शब्द होगा? बहुवचन होगा, सॉरी बहुवचन होगा। कौन सा बहुवचन होगा तो कवि का? तो कौन सा होगा? तो यह कविगण होगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। कवि का बहुवचन कविगण होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो क्या होगा? ऑप्शन गढ़ जीत लेना, छक्के छुड़ाना, जान हथेली पर रखना, गंगा नहाना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो यह गढ़ जीत लेना। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, गढ़ जीत लेना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक तो करेला डैश डैश लोकोक्ति पर करें, तो इस पे क्या होगा? एक तो करेला डैश लोकोक्ति है, तो इस पे क्या भरा जाएगा? दूजा पेड़ भला, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा नींव चढ़ा, दूजा भांग चढ़ा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, दूजा नींव। एक तो करेला दूजा नींव चढ़ा, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। कैद होगा, स्वतंत्र होगा, मुक्ति होगा, बंदी होगा। तो यह क्या होगा? तो बंधन का स्वतंत्र होगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चिंतामणि के रचयिता, चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो यह चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो यह रामचंद्र शुक्ल हैं, यह रामचंद्र शुक्ल हैं चिंतामणि के रचयिता। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बैताल, बैताल पचीसी के रचनाकार, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है आपको बताना है। कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास, सुरती मिश्रा। तो कौन है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसमें सुरती मिश्रा जो है ये बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं आपको बताना। स्पर्श व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा य र ल व व्यंजन को क्या कहते हैं? तो यह अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? स, स, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक ना। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? क से लेकर म तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है आपको बताना है। तिरंगा में कौन सा समास है आपको बताना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो तत्पुरुष समास कौन सा समास है आपको बताना है। तो यह ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, यह द्विगु समास है। अद्वंद्व समास जिसमें
जिसका दोनों पद प्रधान होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। अव्ययीभाव जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास में जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उत्तर पद प्रधान यह क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव पूर्व पद प्रधान लिख लेते हैं। और द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, ये क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक बार लाइक शेयर जरूर करें, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, यह कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान, अधिकरण। तो कौन सा कारक है आपको बताना है। तो कौन सा कारक है आपको बताना है। वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, तो यह अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।